हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का किए थे कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली फ्लक्स का खेल है ना। फ्लक्स से ही सारा चीज़ ये चैप्टर में हम लोग को डिस्कशन करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम लोग बोलते हैं फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है पहले आप समझने का प्रयास करेंगे। नोट्स अब बनाते चलेंगे धीरे धीरे। हम लोग इंट्रोडक्शन इसका कर लिए हैं। देखिए, ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर देख सकते हैं पब्लिक इधर की तरफ है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लिया जाए ये कोई सरफेस है ना, इस टाइप का कोई सरफेस है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे करके एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया। इससे होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है पब्लिक, और वो कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, जो भी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगा पब्लिक, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपको याद होगा बी का इधर वाला कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा। बी का इधर वाला कंपोनेंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितना फील्ड लाइंस पास किया, बी कॉस थीटा। तो ऐसे डेफिनेशन हम लोग इसको लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, फाई बोले तो फ्लक्स, बी मैग्नेटिक के लिए टर्म डिफाइन होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा बी कॉस थीटा, छोटा सा एरिया से पास किया, मतलब इतनी सुन एरिया से पास किया बी कॉस थीटा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। तो पूरा एरिया से कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा इंटू एस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा बी एस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो गया बी एस कॉस थीटा, और बी एस कॉस थीटा को हम लोग बोलेंगे इस तरह से वेक्टर बी डॉट वेक्टर एस। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर एस के बराबर हो गया। ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स के एसआई यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है पब्लिक टेस्ला, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और टेस्ला मीटर स्क्वायर को बोला जाता है बेवर, डब्ल्यू बी मतलब बेवर। मैग्नेटिक फ्लक्स का ये ऐसा यूनिट हो गया पब्लिक टेस्ला मीटर स्क्वायर या बेवर। दूसरी बात, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन की बात करें हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशंस क्या होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशंस क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है mt-2 I-1, एस मने एरिया, एरिया का एल स्क्वायर, तो ml स्क्वायर t-2 I-1 मतलब a-1, तो ml स्क्वायर t-2 a-1 के बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। डायमेंशन ये हो गया। आता है ऑब्जेक्टिव सवाल, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन, दो गो टर्म है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर या बेवर। देखिए यही आता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर बेवर हो गया ना। तो कभी कभी टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बेवर पर मीटर स्क्वायर भी लिखाता है, ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट लिखते हैं ना हम लोग,
वो यही लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट। चलिए ध्यान रखिएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो पब्लिक मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला ml² T-2 A-1 के बराबर हो गया। ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। दूसरी बात कि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है पब्लिक, है ना, डॉट प्रोडक्ट। देखिए आप, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए पब्लिक एक क्वेश्चन करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग तो समझ गए कि किसी भी सरफेस के नॉर्मली जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या जाना, बी डॉट एस, वेक्टर बी डॉट वेक्टर एस, एरिया वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड x मीटर है, वो xy प्लेन में लाई करता है। आप देख लीजिए, x हो गया, y हो गया और ये z हो गया। ठीक है, ये x हो गया पब्लिक, ये y हो गया और ये z हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, x हो गया, y हो गया और z हो गया। XY प्लेन में लाई करता है एक स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर प्लेन है, मतलब स्क्वायर है जिसका साइड x मीटर है, लाइज इन XY प्लेन। XY प्लेन में एक स्क्वायर लाई करता है, देखिए ये XY प्लेन हो गया। इन ए रीजन साइड x मीटर दिया हुआ है, साइड x मीटर दिया हुआ है, तो आप बताइए कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। तो एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बोले तो इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। अगर XY प्लेन में है तो Z डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर होगा। मतलब अगर हम एरिया की बात करें पब्लिक, तो एरिया स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड एक्स स्क्वायर होगा और डायरेक्शन लेंगे हम लोग आई कैप, मतलब सॉरी के कैप, एरिया हम लोग के कैप लेंगे बाहर की तरफ। XY प्लेन में है तो के कैप इसके परपेंडिकुलर हुआ। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें पब्लिक, तो आप देख लीजिए 3B0 आई कैप प्लस 4B0 जे कैप प्लस 5B0 के कैप, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये इतना टेस्ला हो गया। हम B0 से डायरेक्ट गुना कर दिए, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके। B0 कांस्टेंट है, तो बोल रहा है कि इससे फ्लक्स कितना पास करेगा, फ्लक्स कितना पास करेगा। ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड है पब्लिक 3 डायमेंशनल है, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो हम लोग डायरेक्शन स्पेसिफाई यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, 3 डायमेंशन है, आई कैप, जे कैप, के कैप में फ्लक्स निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फ्लक्स का फार्मूला होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर एस। ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर एस, बी के जगह पर हो गया 3B0 आई कैप प्लस 4B0 जे कैप प्लस 5B0 के कैप। ये हो गया आपका वेक्टर बी, और एरिया वेक्टर हो गया एक्स स्क्वायर के कैप के बराबर। पब्लिक डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है आप लोग को मालूम होगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ। याद होगा, डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही निकाला जाता है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो आई वाला आई के साथ निकालेंगे, जे वाला जे के साथ, के वाला, तो 0 आई कैप है इधर, जे कैप है ही नहीं, के कैप है, तो के वाला के साथ करेंगे हम लोग, तो 5B0 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। ये आपका फ्लक्स हो गया। अब इतना वेबर मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, 5B0 एक्स स्क्वायर के बराबर फ्लक्स हो गया। यानी फ्लक्स का जो फॉर्मूला हुआ 5B0 इंटू एक्स स्क्वायर वेबर, इतना फ्लक्स के बराबर हो गया। तो इस बात को ध्यान देना है पब्लिक, ये वेबर इतना फ्लक्स हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए पब्लिक, अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन जानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स तो हम लोगों ने सीख लिया, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन समझते हैं। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते किसको है। तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज करा करके इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड कराने का जो फेनोमेनन, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज कराना है और करंट इंड्यूस्ड कराना है।
तो मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज करा करके इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड कराने का जो फेनोमेना हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी ऐसे हम लोग बोल सकते हैं द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग electrical effect, the phenomena of producing electrical effect by changing magnetic effect. The phenomena of producing electrical effect by changing magnetic effect is called electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे क्या है पब्लिक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक लूप है और ये बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलता है, आपको मालूम होगा, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलता है, देखिए ऐसे कुछ, और साउथ पोल की तरफ जाएगा। नॉर्थ से निकला साउथ पोल की तरफ गया, नॉर्थ से निकला साउथ पोल की तरफ गया। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा होगा तो नीचे की तरफ जाने से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे ज़्यादा पास करेगा, ऊपर ले जाइएगा तो कम पास करेगा, तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा पब्लिक, इधर की तरफ करंट इंड्यूस्ड होगा, ध्यान रखिएगा। इसको नीचे की तरफ लाइएगा तो करंट इसमें आएगा। तो हो क्या रहा है, नीचे की तरफ लाने से फ्लक्स चेंज किया, मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट चेंज कराए। अब मैग्नेटिक इफेक्ट चेंज करा करके इसमें करंट इंड्यूस्ड कराया पब्लिक, और करंट इंड्यूस्ड कराने का जो फेनोमेना हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसा भी हो सकता है। अब करंट का डायरेक्शन ये कैसे हम लिखे वो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, ये लूप है पब्लिक, और ये लूप से होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास कर रहा है, लूप से होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, लूप से होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, समझ रहे ना, ये बार मैग्नेट को ऊपर लेके जाएंगे, तो बार मैग्नेट को ऊपर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स घटेगा, और घटेगा तो इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, मतलब इसमें करंट इंड्यूस करेगा। देखिए चेंज होना चाहिए, जरूरी नहीं घटना बढ़ना, घटे या बढ़े चेंज होगा, और चेंज होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा, और ऐसे फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो नीचे आने से करंट ऐसे, ऊपर जाने से करंट ऐसे, वो उसका हम रूल बता देंगे कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हम लोग कैसे निकालते हैं। इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, सिर्फ इसके नीचे आने ऊपर जाने से इसमें करंट इंड्यूस्ड, सटाना नहीं है, हमने सटाया नहीं है पब्लिक, हमने सिर्फ इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, इससे दूर रख करके ही बिना सटाए करंट इंड्यूस्ड करा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज करेगा करंट इंड्यूस्ड होगा, और इसी फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसको। Faraday law of electromagnetic induction. Next topic, Faraday law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. ये Faraday's law of electromagnetic induction क्या होता है? देखिए पब्लिक, हम लोग फैराडे लॉ ऑफ फैराडे साहब इस एक्सपेरिमेंट को किए थे, है ना। ये जो लूप है और लूप से बार मैग्नेट पास कराएं तो उसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ, ये एक्सपेरिमेंट को फैराडे साहब ही किए थे पब्लिक। और फैराडे साहब कुछ नियम बनाए, और वो नियम क्या था सुनिएगा ध्यान से। पहले नियम लिख लेते, उसके बाद समझा देंगे कि फर्स्ट लॉ क्या था। According to Faraday's first law,
EMF produced in the loop, EMF produced in the loop till magnetic flux linked with the coil till magnetic flux linked with the coil changes. EMF produced in the loop, मतलब कि लूप में EMF तब तक प्रोड्यूस होगा जब तक कि लूप से जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज करेगा। माने सीधा सीधी बात, लूप से जब तक फ्लक्स चेंज करेगा, चाहे घटे चाहे बढ़े, तब तक उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। फ्लक्स चेंज होना बंद, करंट इंड्यूस्ड होना भी बंद। याद रखिएगा, लूप से जब तक फ्लक्स चेंज करेगा तब तक करंट इंड्यूस्ड करेगा, फ्लक्स चेंज होना बंद, करंट इंड्यूस्ड होना भी बंद हो जाएगा। याद रखिएगा, पहला नियम यही था। मतलब ये जो हम बताए ना कि इस तरह से ऐसे था, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल पब्लिक, अगर ये दोनों के बीच में मोशन नहीं रहेगा, जैसे मान लिया जाए नॉर्थ से निकल रहा साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा साउथ की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे करके कुछ, नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ गया, नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ गया, तो इस लूप से जुड़ा हुआ, जब अब दोनों को हम रेस्ट में कर देंगे, इसको और इसको रोक दीजिए आप। जब ये दोनों को आप रोक दीजिएगा, है ना, रोक दीजिएगा तो फ्लक्स जस का तस फिक्स हो जाएगा। हमको इसको चेंज कराना, चेंज कराने के लिए 12 मैग्नेट को नीचे ऊपर करना पड़ेगा या इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। सीधा सीधी बात, पहला नियम वही होगा। जब तक दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा, माने दूरी घटे या दूरी बढ़े, तब तक फ्लक्स चेंज करेगा, तब तक फ्लक्स चेंज करेगा, तब उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। फ्लक्स चेंज होना बंद, करंट इंड्यूस्ड होना बंद हो जाएगा। यानी इस लूप से जुड़ा हुआ फ्लक्स जब तक चेंज करेगा तब तक करंट इंड्यूस्ड करेगा, फ्लक्स चेंज होना बंद, करंट इंड्यूस्ड होना भी बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है पब्लिक। फैराडे का पहला नियम यही कहता है कि जब तक इस लूप से फ्लक्स चेंज होगा तब तक करंट इंड्यूस्ड करेगा, फ्लक्स चेंज होना बंद, करंट इंड्यूस्ड होना भी बंद हो जाएगा। पहला नियम यही था। दूसरा नियम EMF सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड लॉ पब्लिक, कि अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, EMF produce in the loop is directly proportional to EMF produced in the loop is directly proportional to rate change in flux, rate change in flux। दैट इज, इसमें लूप में जो EMF प्रोड्यूस होगा वो d∅/dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। EMF जो प्रोड्यूस होगा वो d∅/dt के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जब इसको हम लोग हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को याद रखिएगा, जितना ज़्यादा रेट से फ्लक्स चेंज करेगा, जितना ज़्यादा रेट से फ्लक्स चेंज करने का मतलब यूनिट टाइम में जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज करेगा उतना ज़्यादा इसमें EMF आएगा, और अगर कम रेट से इसमें फ्लक्स चेंज करेगा तो कम EMF डेवलप्ड होगा। इस बात को ध्यान देना है। यानी EMF जो होगा E प्रोपोर्शनल टू d∅/dt के बराबर होगा। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट के रूप में आता है पब्लिक K, तो -K d∅/dt। K यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, K यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, और इस कांस्टेंट का वैल्यू 1 पाया गया है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंट से K का वैल्यू 1 पाया गया, यानी E बराबर फॉर्मूला आपका आ गया पब्लिक, ध्यान रखिएगा, E बराबर जो फॉर्मूला आपका आ गया -d∅/dt। E बराबर मतलब EMF जो प्रोड्यूस होगा किसी भी लूप में
फ्लक्स चेंज करने के वजह से, माने करंट आएगा तो ईएमएफ मतलब वोल्टेज आएगा, है ना। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो रेट चेंज इन फ्लक्स, मतलब जितना ज़्यादा रेट से फ्लक्स चेंज करेगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ आएगा, कम रेट से फ्लक्स चेंज करेगा कम ईएमएफ आएगा। यानी ई बराबर फॉर्मूला माइनस d∅/dt, याद रखेंगे पब्लिक, ई बराबर फॉर्मूला माइनस d∅/dt। ये हो गया आपका। ये जो माइनस साइन है, निगेटिव साइन, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी यही है पब्लिक की, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही देगा। माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिव साइन क्या बताता है यहाँ पे हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ई बराबर फॉर्मूला माइनस d∅/dt है। ये माइनस साइन डायरेक्शन बताएगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर आएगा वो चीज़ बताएगा। तो आप लोग को याद हो गया होगा, हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। फैराडे का नियम याद भी हो गया, पहले इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो पब्लिक फैराडे लॉ यही था, एक बार फिर से देख लीजिए। फैराडे का पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी लूप में करंट तब तक इंड्यूस्ड करेगा जब तक उस लूप से जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज करेगा। फ्लक्स चेंज होना बंद, करंट इंड्यूस्ड होना भी बंद, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये था कि जितना ज़्यादा रेट से फ्लक्स चेंज करेगा उतना ज़्यादा उसमें वोल्टेज डेवलप्ड होगा, माने करंट आएगा। कम रेट से फ्लक्स चेंज करेगा कम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ज़्यादा रेट से करंट इंड्यूस्ड होगा, ज़्यादा रेट से फ्लक्स चेंज करेगा पब्लिक, ज़्यादा ईएमएफ आएगा। और वो निगेटिव साइन का बहुत बड़ा रोल है भाई। देखिए निगेटिव साइन का अभी हम थोड़ा सा बतला देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। निगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? निगेटिव साइन ये के का वैल्यू तो 1 हो गया। निगेटिव साइन ये बताता है कि जिस कारण से ये प्रोड्यूस हुआ है उसी कारण का अपोज करेगा। हमने क्या बताया कि लूप है और लूप में ये बार मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, इससे बार मैग्नेट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है पब्लिक। मान लीजिए नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो पब्लिक अगर बढ़ने से, फ्लक्स बढ़ने से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो बढ़ने का अपोज करेगा। अगर फ्लक्स के घटने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो घटने का अपोज करेगा। समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ये ध्यान रखना है कि जिस कारण से ये प्रोड्यूस होता है उस कारण का अपोज करता है। जैसे मान लिया जाए इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ फ्लक्स बढ़ने से तो बढ़ने का अपोज करेगा। अगर इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ पब्लिक फ्लक्स घटने से, दोनों से प्रोड्यूस होता है, बढ़ने से फ्लक्स घटने से भी करंट इंड्यूस्ड होगा पब्लिक। अगर घटने से करंट इसमें आया है तो समझ लीजिए घटने का अपोज करेगा। अगर फ्लक्स के बढ़ने से इसमें करंट आया है पब्लिक तो बढ़ने का अपोज करेगा। यानी घटने से हुआ है तो घटने का अपोज करेगा, बढ़ने से हुआ है तो बढ़ने का अपोज करेगा। मैंने घट रहा है तो घटने देगा, बढ़ रहा है तो बढ़ने देगा, सीधा सीधी बात। ये निगेटिव साइन का मतलब हो गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में एज ए लेंज लॉ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और डायरेक्शन सीखेंगे पब्लिक कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तब तक इतना कंप्लीट कीजिए। अगले लेक्चर में आप लोग को लेंज लॉ और इससे जुड़ा हुआ सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू।